नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा मुगल वंश का रहेगा, जिसमें हम 1 से लेकर 50-55 क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए कम क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आज, बाकी पार्ट 2 में देख लेंगे। और इससे पहले पीछे हमने हिस्ट्री के कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसके जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सभी सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी सब्जेक्ट का जो है प्ले लिस्ट में वीडियो दिए गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्रमागत से हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीडीएफ को आप पढ़ते समय में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन पर क्लिक करिएगा और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे? मुगल साम्राज्य की नींव डाला था। किस वंश के शासक को हराया था? सैयद को, लोदी को, तुगलक को, खिलजी को? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो लोदी वंश को समाप्त कर देता है दोस्तों, यही परास्त करता है। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर। ठीक, और बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार मिलती है और बाबर जो है जीत जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध जो है तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर जो है तुगलमा नीति का सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बाबर जो है तुगलमा नीति का जो प्रयोग करता है सर्वप्रथम, तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को पंजाब का सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी का खुद चाचा जो है आलम खां लोदी बुलाता है, और साथ ही साथ राणा सांगा जो है बाबर को आमंत्रित करते हैं। तो बाबर को 3 लोग आमंत्रित करने वाले थे जो कि इब्राहिम लोदी से युद्ध हो। तो तीनों में एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां, और राणा सांगा। ये तीनों लोग जो हैं बाबर को आमंत्रित करते हैं कि इब्राहिम लोदी को मारना है, तो वह बाबर जो है आता है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार मिलती है, बाबर को जीत जाता है। ठीक दोस्तों, और पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले जो है बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, और 5वां जो आक्रमण था पानीपत का प्रथम युद्ध था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि धारण किया था? कलंदर की उपाधि धारण कब किया था दोस्तों? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर जो है कलंदर की उपाधि धारण किया था। कलंदर की उपाधि जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुल के, जो काबुल का रहने वाला था बाबर, काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण किया। कलंदर का अर्थ होता है दोस्तों दान, जो है अर्थात दानी का उपाधि धारण करने वाला। कलंदर मतलब दान देने वाला होता है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत में ग्रांड ट्रैक रोड बनवाई थी, जो है भारत में ग्रांड ट्रैक रोड बनवाई थी जिसको कहा जाता है जीटी रोड, तो कौन बनवाया था? अशोक ने, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं ने? तो जीटी रोड की स्थापना करने वाले हैं शेरशाह सूरी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था, और हालांकि इसे 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी जो होता है इसे पक्का रोड बनवा देता है, इसलिए माना जाता है कि शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण करवाया था, लेकिन निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गया था। आगे बात करते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपके सामने,
बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जमा मस्जिद या सिद्दी बसीर। तो बुलंद दरवाज़ा जो है बाबर गुजरात की विजय के बाद जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है 1602 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो कह रहा है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, अमीर खुसरो है, फिरोज शाह है या फिर अब्दुल रसीद हैं। तो कौन है इसमें से? तो अब्दुल फजल जो हैं कि आईने अकबरी के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, अबुल फजल और अकबरनामा भी लिखे हैं। अबुल फजल जो हैं अकबरनामा भी एक पुस्तक लिखे हैं जिसमें अकबर की चर्चा की गई है, और यह पुस्तक जो है 7 वर्ष में भी लिखी गई है। कितने? 7 वर्ष में लिखी गई है, जिसका तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है, जिसे 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, तो किसके किसके बीच होती है? अकबर और हेमू के बीच में, राजपूत और मुगल के, बाबर और इब्राहिम के, सिकंदर और आदिल शाह के बीच में। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर के सेना का नेतृत्व उस समय कर रहे थे बैरम खां, और बैरम खां ने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में बैरम खां ने बुरी तरह हेमू को हराया था, और इसी युद्ध के बाद जो है अकबर अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? तो किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया था? दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसने शुरू किया था? हुमायूं ने, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां ने? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाने वाला अकबर है। ठीक, अकबर जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। इस धर्म जो है कोई भी अपना सकता है। जो अकबर चलाता है दीन ए इलाही धर्म, उसको कोई भी अपना सकता है। और इसमें जो है एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसका नाम था महेश, और उसमें बीरबल कहा जाता था। वह एकमात्र हिंदू था जो कि दीन ए इलाही नामक धर्म को अपनाया था, जिसे बीरबल की उपाधि दिया था अकबर ने। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चांद बीबी जो है बरार को अकबर को सौंपा था, तो वह कहाँ से संबंधित थे? बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर या फिर बरार से? तो सही आंसर जो होगा अहमदनगर से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी जो है प्रणाली है किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ करने वाला शासक जो है अकबर था। ठीक, मनसबदारी की बात करें तो दोस्तों इसमें सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल और घुड़सवार सैनिक रखने के होते थे, जो कि पैदल सैनिक भी होते हैं उसमें और घुड़सवार सैनिक दोनों होते हैं। और जो पैदल सैनिक होता था उस समय उसका वेतन जो है 3 रुपये प्रति माह दिया जाता था, और घुड़सवार सैनिक को 20 रुपये प्रति महीना दिया जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन जो है किसके दरबार में रहते हैं? जहांगीर के, अकबर के या फिर शाहजहां या बहादुर शाह के? तो महान जो संगीतज्ञ थे तानसेन, वह अकबर के दरबार में रहते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे दोस्तों। और इनका जो तानसेन है, इनका जन्म जो होता है ग्वालियर में होता है। इनके बचपन का जो नाम है था तानसेन का, इनके बचपन का नाम जो था रामतनु पांडे था। और इनकी जो प्रमुख रचना है,
इनकी प्रमुख रचना मियाँ की टोपी और मियाँ का मल्ला, दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मुगल काल की जो राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा जो होती थी फारसी है। 14 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। सती प्रथा का जो रोक लगाने वाला कौन सा शासक था मुगल सम्राट? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो सती प्रथा जो है सबसे पहले प्रयास किया था रोकने के लिए हुमायूं किया था, और दूसरी बार जो किया था तो अकबर ने किया था। तो सती प्रथा का भर्त्सना रोकने वाला जो है अकबर ने किया था, तो इसमें ऑप्शन सही अकबर होगा। बात करें सती प्रथा की दोस्तों, तो सती प्रथा जो है उस समय सती प्रथा की महिलाएं जो होती थी उसे अपने स्वेच्छा से भी ऐसा करती थी। अतः इसी को देखते हुए जो सती प्रथा के महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा का रोक लगाया था। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले पूर्ण रूप से रोक लगाने वाले जो थे राजा राम मोहन राय जी थे। 1829 ईस्वी में रोक लगाए थे। आगे बात करें तो कह रहा है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव रखी थी। कह रहा किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। प्लासी के युद्ध में, तालीकोटा के, पानीपत के या फिर हल्दी घाटी में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो होता है मुगल आता है बाबर, और यहाँ मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर थी। जो मुगल सम्राट की चित्रकारी थी किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर या फिर औरंगजेब के। तो यह थी चरमोत्कर्ष पर। जहांगीर में शासनकाल में जो है चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आगे बात करें तो कह रहा निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। अकबर की जीवन गाथा लिखने वाले जो है अबुल फजल हैं। क्या होगा? अबुल फजल, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और जो है फलों का विशद विवरण अपनी नंदिनी या फिर डायरी में दिया है? कौन शासक था दोस्तों? मुगल वंश का जो प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों का विवरण जो है अपनी डायरी में लिखा है। अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर जो होगा इसका बाबर जो है अपनी डायरी में लिखा है वनस्पति, प्राणी जगत और ऋतुओं का और फलों का विवरण जो लिखा गया है बाबर द्वारा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है। शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन आपके सामने हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व या फिर प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सहिष्णु था। तो शेरशाह सूरी महानता जो दिखाया था प्रशासनिक सुधार में। ठीक, ऑप्शन सी होगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा गुलबदन, मुमताज या फिर जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम। तो हुमायूंनामा की जो लिखे हैं तो गुलबदन बेगम ने लिखे हैं, यह बाबर की पुत्री थी। आगे बात करें तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था और किस नाम से जाना पूछा जा रहा है इसमें, किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था, तो उसका नाम उस समय क्या रखा गया था? तो उसका उस समय जो फारसी में अनुवाद करने के बाद मुसलमान रखा गया था रज़्मनामा। महाभारत का नाम रखा गया था रज़्मनामा अनुवाद करने के बाद। आगे बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर में कह रहा है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। सैयद भाइयों को गिराने वाला कौन था? बहादुर शाह था, रफ़ी-उद-दौला था, शाहजहां द्वितीय था या मोहम्मद शाह था? तो सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह था जो कि भाइयों को गिराने वाला, मोहम्मद शाह। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल शासक कौन था मुगल वंश का? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय था। आगे बात करें तो 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सी उत्तरदायित्व था।
कह रहा है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन था उसका प्रशासनिक, बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या फिर बिहारीमल। तो जो उस समय अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की देख रेख करने वाले थे वह टोडरमल थे। क्या नाम था इनका? टोडरमल। ऑप्शन बी होगा। यह जो है अकबर, टोडरमल की बात करें तो यह जो है अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार से पहले जो है शेर शाह सूरी के दरबार में भी रहते थे और इन्होंने नई व्यवस्था चलाई थी, आईने दहसाला। आगे बात करते हैं तो कह रहा है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जो कहा जाता है पूजा गृह का नाम क्या था? उपासना भवन या जिसमें पूजा किया जाता था उसका नाम क्या था? दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाज़ा। तो सही आंसर जो होगा पूजा गृह, जो पूजा घर रहा था उस समय, तो अकबर द्वारा उसे कहा जाता था इबादत खाना। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 का, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू जो है बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में थे तानसेन और बावरा, बैजू बावरा? जहांगीर के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के या फिर शाहजहां के? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो अकबर के शासनकाल में तानसेन जो है नवरत्नों में शामिल थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? जो तुलसीदास थे किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, वाजिद अली शाह के, हर्षवर्धन के या फिर अकबर के शासनकाल? तो जो तुलसीदास थे रामचरितमानस के लेखक हैं, तो इन्होंने यह जो है अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अकबर के कहने पर भी नवरत्नों में शामिल नहीं हुए थे। अकबर चाहता था इनको नवरत्नों में शामिल करने के लिए, लेकिन जो तुलसीदास थे इन्होंने इनकार कर दिया था, नवरत्न में शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था या फिर तगमा नामक एक कर होता था जिसको समाप्त कर दिया था? युद्ध जीतने के उपरांत जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी मतलब होता है धर्म योद्धा, धर्म योद्धा की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? और किस उसी युद्ध में जो है जिहाद शब्द का प्रयोग किया था और तमगा नामक एक टैक्स होता था जो सैनिकों से लिया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया था। एक युद्ध की बात है, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों खानवा के युद्ध में जो है बाबर उसमें जिहाद शब्द की घोषणा करता है, धर्म युद्ध, धर्म के द्वारा युद्ध होता है और फिर तगमा नामक एक सैनिक पर टैक्स लिया जाता था उसको समाप्त कर देता है और ये इस युद्ध को जीतने के बाद जो है गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और राणा सांगा पराजित होती है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39 नंबर, मुबैन क्या लिखा है? मुबियान नामक जो है पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? मुबियान जो है नामक पद है, शैली के जन्मदाता जो है बाबर हैं, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो तुझके बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें? तुर्की भाषा में और बाबर द्वारा लिखा गया है। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, बाबर का मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगाना का, कंधार का, तक्षशिला का या फिर पंजाब का? तो बाबर जो है मूल रूप से फरगाना का शासक था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बात करें तो कह रहा है 31 नंबर का क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन सा शासक शामिल थे? कौन शामिल थे दोस्तों? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलवर खां लोधी शामिल थे। ठीक, इब्राहिम खां लोधी, आलम खां लोधी, ये भी शामिल थे। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा दोस्तों। बाबर जो है, एक मिनट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में शामिल नहीं था दोस्तों। पूछा है कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब का सूबेदार जो था दौलत खां लोधी शामिल था, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां जो लोधी था वह भी शामिल था, मेवाड़ का शासक राणा सांगा वह भी शामिल थे, लेकिन जो है मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय यह शामिल नहीं थे प्रथम युद्ध में। पानीपत के बुलाने में बाबर को बुलाने का काम किए थे, जिसमें से 3 लोग थे। पंजाब के सूबेदार दौलत खां थे
और इब्राहिम लोदी का चाचा खुद आलम खां लोदी था और मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। तीनों बाबर को बुलाते हैं, जिसमें से इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कराते हैं, जिसमें से इब्राहिम लोदी जो है पराजित होता है, बाबर की विजयी होती है। और इसके बाद जो है बाबर है यह निर्णय नहीं ले पाता वह पूर्ण रूप से भारत में रहेगा, लेकिन यह सोच रहा था कि भारत में रहेगा। तो फिर दूसरा युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, उसमें स्वतंत्र वह पूर्ण रूप से कहा कि हम भारत में ही रहेंगे। तो पूर्ण रूप से भारत में रहने का निर्णय लिया था 1527 ईस्वी में, जो कि द्वितीय युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। आगे बात करते हैं तो 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण या दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध क्या था? सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का या फिर घाघरा का युद्ध? तो सही आंसर जो होगा खानवा का युद्ध था। किसमें? खानवा का युद्ध था, जिसमें बाबर जो है यह निर्णय लिया था कि वह भारत में ही रहेगा। मुगल वंश साम्राज्य का जो है बाबर है, खानवा के युद्ध में जब बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है तो राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर विजयी होता है। तो उसी के बाद जो है यह निर्णय लेता है कि बाबर कि हम पूर्ण रूप से भारत में ही अस्थायी रूप से रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे और किसके शासनकाल में लड़े गए थे? पानीपत का जो युद्ध था पहला किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच में। और खानवा के युद्ध राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को, और घाघरा के युद्ध जो है अफगानों के बीच में लड़ा था। तो हमारा कौन सा सही होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आगे बात करते हैं तो 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें से, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी आगरा थी वह पहले, तो आगरा से दिल्ली ले जाने वाला कौन शासक था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो आगरा से दिल्ली ले जाने वाला राजधानी जो शासक था उस समय शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू था, फैजी या कुल-फजल या फिर बैरम खां? तो अकबर के युवा अवस्था में जो है बैरम खां जो उसके संरक्षक थे। ठीक, और बैरम खां जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जब होता है उस पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले जो है अकबर जो होता था शासक नहीं था, शासक था लेकिन राज्याभिषेक नहीं कराया था। तो इसके सेनापति थे बैरम खां, अकबर के सेनापति बैरम खां थे और इनका संरक्षक भी थे बैरम खां। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में बैरम खां और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू पराजित होता है, बैरम खां विजयी होते हैं। और उसी युद्ध के बाद जो है अकबर अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद जो है यह राज्याभिषेक के बाद वह पहला शासक था। पहला युद्ध जो था बैरम खां द्वारा लड़ा गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? लाहौर, करनाल, दिल्ली या फिर कन्नौज पर? तो कन्नौज पर जो है नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं कर पाया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं तो किसने ऐसा बाग बगीचे बनाया था जिसमें बहता पानी हो और निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? कौन शासक था जो बाग बगीचा बनवाया था जिसमें नदी नहर द्वारा पानी जाता था? और तो कौन शासक था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? तो 37 नंबर का सही आंसर जो होगा वह बाबर था। बाबर जो है 37 नंबर का पहला ऑप्शन बाबर सही होता। बाबर ने आगरा में एक आराम बाग नामक एक बगीचा बनवाया था जिसमें से उसमें नदी और नहर द्वारा पानी देने की व्यवस्था बनाई थी। तो आराम बाग की स्थापना करने वाला कौन शासक था? बाबर था। बाबर जो आराम बाग में नदी और नहरों द्वारा पानी पहुंचाता था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन है जो स्वयं से लिखी गई हो? अकबरनामा है, हुमायूंनामा या फिर पादशाहनामा या फिर तुजु के बाबरी? तो आत्मकथा जो है तुजु के बाबरी है, जो बाबरनामा है जिसको बाबर द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं तो 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं लिखे हैं, तुजु के बाबरी बाबर, या तुजु के जहांगीरी जहांगीर, या फिर शाहनामा मोहम्मद साहेल? तो इसमें से कौन जो पुस्तक है उसके लेखक नहीं है? तो हुमायूं नामा जो है इसके लेखक हुमायूं नहीं है। हुमायूं नहीं है तो कौन है? गुलबदन बेगम है।
हुमायूंनामा की लेखक जो हैं गुलबदन बेगम है, और गुलबदन जो हैं या किसकी बेटी हैं, कमेंट करके बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो महेश दास को, या फिर राजा भगवान दास को, बनमाली दास को, या फिर राजा टोडरमल को। तो बीरबल की उपाधि जो दिया गया था महेश दास को दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण करवाया था। कह रहा है औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था, उसका क्या कारण था। उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, या फिर राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, या फिर वह मितव्ययी या कम खर्चीला था, या फिर उसके जो है उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। तो औरंगजेब का क्या कारण था कि ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करा पाया था। तो उसका जो कारण था कि उसके समय जो है शासनकाल में निरंतर लगातार युद्ध होते रहे, इसलिए जो है औरंगजेब भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था। आगे बात करते हैं, तो किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक करवाना पड़ा था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, कौन शासक था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर जो होगा औरंगजेब जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। पहली बार जो है सामूगढ़ के विजय में, सामूगढ़ का जब अभियान करता है, जीतता है उसको, तो 1568 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में सामूगढ़ का जो युद्ध लड़ता है, उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक उसके बाद 1 साल बाद 1659 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में देवराय का विजय करने के बाद जो है अपना राज्याभिषेक फिर से करवाता है। तो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक 1658 में, एक 1659 में। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है जो है ग्राड ट्रंक सड़क जोड़ती है, जिसे जीटी रोड कहते हैं वर्तमान समय में। जीटी रोड किसको किसको जोड़ती है, मुंबई को कोलकाता से, चेन्नई को दिल्ली से, या फिर कोलकाता को अमृतसर से, या लुधियाना को तिरुपति से। तो इस समय जीटी रोड को बढ़ाकर कर दिए गए कोलकाता से अमृतसर तक। ठीक, आगे बात करते, पहले दिल्ली से अमृतसर तक था ये दोस्तों, अब कोलकाता से अमृतसर हो गया। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को कौन पराजित किया था। कह रहा है 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित, हाँ बाबर से कौन पराजित हुआ था दोस्तों। बाबर से पूछा कौन से पराजित हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हुए थे, या फिर शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो बाबर जो पराजित किया था वह इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 ईस्वी में, जो कि पहला युद्ध था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर का, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, सासाराम, या फिर लाहौर में। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। आगे बात करें, फिर कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कलनौर में, या फिर आगरा में, जमा मस्जिद में, या फिर सिकरी में। तो अकबर जो अपना राज्याभिषेक कराया था कलनौर में कराया था। कहाँ कराया था, कलनौर, कालानौर लिखा गया इसमें, कलनौर था। कलनौर में अपना राज्याभिषेक करवाया था, जो कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी, द्वितीय युद्ध के बाद, जिसमें जो लड़ाई होती है पानीपत की द्वितीय होता है 1556 ईस्वी में। ठीक, 1556 ईस्वी में द्वितीय लड़ाई होती पानीपत की, जिसमें इसका अकबर का सेनापति थे बैरम खां और हेमू के बीच में होती थी, जिसमें हेमू पराजित होता है। तो उसी के बाद जो है अकबर अपना राज्याभिषेक करवाया था कलनौर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो है किसके समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु अर्जुन देव थे, तो यह जो है 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा जो है, 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा जो है खुसरो था, वह अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देता है। जहांगीर के बेटा खुसरो, और उसके साथ अपने साथ एक इसको और ले लेता था, मान सिंह को। मान सिंह के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे,
खुसरो को शरण दे दिए थे। इसलिए जो है जहांगीर जो है गुस्से में आकर जहांगीर अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? कौन जो राजपूत वंश था अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों? सिसोदिया वंश, परमार वंश या फिर चौहान वंश? तो सही आंसर जो होगा, अकबर के सामने समर्पण नहीं करने वाला जो शासक था, राजवंश था, वह सिसोदिया वंश था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को या फिर औरंगजेब को? तो सही आंसर जो होगा, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर का मतलब प्रजा द्वारा दिया गया था नाम था, या आलमगीर जो है प्रजा द्वारा नाम दिया गया था। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता, इसकी प्रजा जो है मुस्लिम प्रजा इसे विश्व विजेता कहती थी, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसमें सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? जो अकबर था वह किसे जो है जरी कलम की उपाधि दिया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां को, अब्दुल रस्माद को या फिर मीर सैयद अली को? तो जो है सम्राट अकबर जो है जरी कलम की उपाधि दिया था, जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर जो है पश्चिम क्षेत्र से, फरगाना का रहने वाला था, और भारत में आता है किस क्षेत्र से आता है? कश्मीर से, सिंधी से या फिर पंजाब से या राजस्थान से? तो बाबर जो है सबसे पहले पंजाब से भारत में प्रवेश करता है, और वहाँ सूबेदार था इब्राहिम लोदी का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी स्वयं, दौलत खां लोदी और इब्राहिम खां के चाचा जो आलम खां लोदी और राणा सागा, तीनों ने मिलकर बुलाया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। तो बाबर जो है फरगाना का रहने वाला है और पंजाब के रास्ते से आया था भारत में। ठीक, तो इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध होता है। आगे बात करते हैं तो 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था कब लड़ा गया था? 1526 में, 1576 में, 1605 में या 1660 में? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसका कोई निर्णय ही नहीं मिला कि कौन विजयी हुआ कौन पराजित हुआ। तो हल्दी घाटी का एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी को पता ही नहीं चला कि कौन विजयी हुआ कौन हारा था, कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। आगे बात करें तो कह रहा है फैजी जो निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करते थे? फैजी किसके दरबार में रहा करते थे? हुमायूं के, दारा शिकोह के, बहादुर शाह जफर के या फिर अकबर के? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहा करते थे। फैजी नवरत्नों में भी शामिल थे। ठीक, फैजी जो है नवरत्नों में भी शामिल थे अकबर के, और फैजी अबुल फजल के भाई थे। तो दोनों भाई जो है नवरत्न में शामिल थे अकबर के। आगे बात करते हैं तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावती की रचना करने वाले किसके शासनकाल में है? अकबर के, शेरशाह सूरी या फिर बाबर या औरंगजेब के शासनकाल में? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावती की रचना करने वाले हैं, और इन्होंने शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावती की रचना की है। आगे बात करते हैं तो 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। किसने चौसा की लड़ाई जो है 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? 1539 में चौसा की लड़ाई होती है, हुमायूं और किसके बीच में होती है? शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, शिवाजी के, या इनमें से कोई नहीं? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। तो ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
पार्ट 2 लेकर, जो कि 56 से लेकर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। 2-3 पार्ट में जो है मुगल वंश के सभी शासकों के पढ़ लेंगे, हम उसका मॉक टेस्ट दे देंगे। तो और पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।